गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर जो है वो शुरू किया हुआ है। हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, देन मूवमेंट और लोकोमोशन के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने मसल के बारे में डिस्कस किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मसल के बारे में डिस्कस किया और उन मसल्स के बीच में जो उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटी होती है, उसे डिटेल से समझा। लास्टली हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जो कि बेहद फेमस और एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी हक्सले एंड हक्सले ने जो दी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसे बेहद ही डिटेल में और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक स्टेप ए हेड है और इस टॉपिक का नाम है कोरी साइकिल, जिसे हम लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। बच्चे, कोरी साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल दूंगा जो आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसकी अहमियत क्या है, उसे अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल रहेगा। देखिए, जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम जिम में जाते हैं, जहाँ हम काफ़ी ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं या किसी हिली एरिया में परसिस्टेंट हम लोग चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद, चाहे रात के समय में या अगले दिन, हमारे मसल में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। और ये जो पेन होती है ये पहले तो कांस्टेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे फेड अप हो जाती है। अब ये पेन होती क्यों है? तो बेसिकली ये पेन इसीलिए होती है क्योंकि हमारे उन मसल्स में लैक्टिक एसिड जो है वो जम गया होता है। तो ये लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर कैसे पैदा होता है, ये कैसे डिपॉजिट हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चे, आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा और देखा होगा कि जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है वो दो एस्पेक्ट में होती है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलिसिस है ये कॉमन स्टेप होता है, चाहे वो एरोबिक टाइप की रिएक्शन हो, चाहे वो अनएरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन हो। तो दोनों ही टाइप की रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पार्टिसिपेट करता है। डिफरेंस क्या आता है कि ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट जब एरोबिक मोड से हो तो वो क्या होता है, पायरुवेट प्रोड्यूस होता है और बाद में एसिटाइल कोएंजाइम। लेकिन अनएरोबिक मोड में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके पहले पायरुवेट बनाता है और पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड बनाता है। यहां से एक बात क्लियर होगी कि मसल में भी लैक्टिक एसिड बनता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन क्या हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं? जी हाँ, हम बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। बट जब कंडीशन आ जाए कि जो ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर आ रही है मात्रा, वो बॉडी की डिमांड को फुलफिल ना कर पा रही हो, मीन्स जितनी मुझे ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मुझे ना मिल पा रही हो, तो जो कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा होता है मसल, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है क्योंकि उसे एनर्जी की डिमांड को सप्लाई कर रहा है। आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पर NADH FADH को कन्वर्ट किया जाता है और ATP प्रोड्यूस होता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो शटअप हो जाएगी, वो शट डाउन हो जाएगी। ओवरऑल जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ग्लाइकोलिसिस के मोड से प्रोड्यूस होगी, और ग्लाइकोलिसिस के मोड से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो हमेशा लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये जो मैंने कंसेप्ट बोला, ये उन बच्चों के लिए पता होना चाहिए जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा। तो देखिए, नॉलेज कभी भी आधी अधूरी नहीं होती है। आप बोलोगे कि एक नॉलेज को हम दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपकी एक जगह की नॉलेज दूसरी जगह काम आती है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, एरोबिक और अनएरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होता है और एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होता है। दूसरा, मैंने ये बोला कि हमारे मसल में ज्यादा एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट करने से लैक्टिक एसिड जमा होता है, और वो लैक्टिक एसिड इसलिए प्रोड्यूस होता है बिकॉज हम लोग जब परसिस्टेंट एफर्ट कर रहे होते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं दे पाते, तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए,
तो हमारी बॉडी ड्यूल फंक्शन में चली जाती है। एक साइड से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, जितनी भी ऑक्सीजन पहुंची, और दूसरी साइड से ऑक्सीजन की एब्सेंस से। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जो एटीपी बने वो तो गुड थे, लेकिन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस से एटीपी बने वो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करते। सो चूंकि कोरी साइकिल रिलेट करता है लैक्टिक एसिड से, दैट इज व्हाई इस साइकिल के दो नाम है, कोरी साइकिल और लैक्टिक एसिड साइकिल। क्यों हम इसे कोरी साइकिल कहते हैं? बिकॉज इस साइकिल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जिसने किया था उसका नाम था गेर्ट्रूड, जिसे गेर्टी भी बोलते हैं कोरी, एंड कार्ल कोरी। ये हस्बैंड एंड वाइफ है जिन्होंने इस साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था राइट इन 1929 को। और कहाँ ढूंढा था? इन केस ऑफ फ्रॉग मसल। तो ये इन्होंने फ्रॉग के मसल में देखा हुआ और इनको इसी बेसिस के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1947। तो देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर फ्रॉग के मसल के ऊपर काम किया और ये पता करवाया कि वहां पर लैक्टिक एसिड जमा है। फिर उन्होंने देखा कि लैक्टिक एसिड क्यों जमा होता है, इस पूरे मैकेनिज्म को समझा, फिर उसे पेपर में पब्लिश किया और बेस्ड ऑन दैट इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला इन 1947। अब कोरी साइकिल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोरी साइकिल के लिए कौन कौन से बॉडी के हिस्से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए सबसे पहला लिवर, चूंकि लिवर ही है जहां ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इवन मसल में भी स्टोर होता है, लेकिन प्राइमरली हम लीवर की बात करें, और लीवर ही है जहां लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। सो लीवर इज द प्राइमरी ऑर्गन। दूसरा है ब्लड। ऑफ कोर्स चाहे लैक्टिक एसिड को लीवर में लेके जाना हो, चाहे लीवर से ग्लूकोज को बाकी टिश्यू में जाना हो, ब्लड ही माध्यम होता है। तीसरा है मसल, या फिर वो वाले सेल जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हो। तो वो वाले मसल जहां पर आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया हुआ है वहां पर एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, एज वेल एज वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, जहां पर आप ऑक्सीजन इतनी दे ना सके और लैक्टिक एसिड जम जाता है। तो ये तीन चीजें हैं जिनका अहम रोल है लैक्टिक एसिड साइकिल के लिए। तो लैक्टिक एसिड साइकिल के लिए सबसे मेन जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है लीवर। दूसरा ऑब्वियसली बात है मसल जहां लैक्टिक एसिड जम गया हुआ है। तीसरा ब्लड, कोई इतना टफ नहीं है कि ये कहां पर होता है, ये आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब लैक्टिक एसिड साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं राइट, और इन 5 स्टेप में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि लैक्टिक एसिड साइकिल कैसे चलता है। सबसे पहला स्टेप आता है लैक्टेट प्रोडक्शन, कि भाई लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होना। तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो वाले मसल, लेट्स से मैं जिम में गया हूँ और मैं अपने बाइसेप ट्राइसेप की वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अगले दिन पेन फील होगी बिकॉज यहाँ पर मैंने वर्कआउट ज़्यादा कर लिया था। या फिर मैं वैष्णो देवी गया था और पूरी रात पहाड़ी पे चलता रहा, जहाँ पूरा दिन पहाड़ी पे चलता रहा, तो मेरे ये वाले जो मसल हैं लेग्स के, ये पेनफुल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड जम जाता है। क्यों जम जाता है मैंने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर दिया है कि वहां पर ग्लाइकोलिसिस अनारोबिक बेस से चलता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है राइट। दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टेट टू लिवर, कि लैक्टेट को मसल से ट्रांसपोर्ट करके लिवर में लिया जाता है। अब लैक्टिक एसिड को लिवर में क्यों लिया जाता है? क्योंकि लिवर ही वो ऑर्गन है जहां पर लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे लीवर ही क्यों? बिकॉज वो वाले जो एंजाइम है जो लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं वो सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होते हैं। देन कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू ग्लूकोज, कि भाई लिवर में पहुंच चुका है, अब वहां पर उसे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द ग्लूकोज। फिर रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू ब्लड, जो ग्लूकोज बना चाहे तो वो ग्लाइकोजन बन जाएगा या फिर वो फिर से क्या होगा ब्लड में दे दिया जाएगा, जिस जिस टिश्यू को ग्लूकोज चाहिए वहां पर वो यूज कर सकता है। देन अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, कि जिस सेल में वो ग्लूकोज जिस सेल के पास पहुंच चुका है, जिन टिश्यू के पास पहुंच चुका है, अब वो उसे आराम से अपटेक कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये है लीवर। लीवर में क्या है?
लीवर में होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होके बनाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज बनाया। ये ग्लूकोज जो है वो, अब मैंने यहाँ दिखाया था लीवर है तो ये दिखा रहा हूँ, ये ब्लड है। तो ये ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज को लेके कहाँ जा रहा है? उस मसल में जहां पर उस ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। उस मसल में ग्लूकोज क्या करेगा? ब्रेकडाउन होगा, वो पायरुवेट बनाएगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुवेट बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम, तो कोई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन चूंकि कंसिस्टेंट मसल को यूज कर रहे हैं, मैंने बार बार बोला, जब कंसिस्टेंट मसल को यूज करोगे तो जो ये रिएक्शन है वो एरोबिक मोड से शिफ्ट होके अनएरोबिक में चली जाएगी, जिसकी वजह से लैक्टेट प्रोड्यूस होगा। तो ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुवेट प्रोड्यूस करता है, और सिमिलरली 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस आता होगा तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के टाइम पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो जब भी ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो नेट 2 एटीपी की बात करूंगा, ओवरऑल तो 4 होते हैं लेकिन नेट एटीपी 2 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 एटीपी ओवरऑल प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, उसमें से 2 हमने यूज भी किए होते हैं, तभी हम बोलते हैं कि नेट जो प्रोडक्शन है वो कितनी होती है? 2 एटीपी की। जिन बच्चों को ग्लाइकोलिसिस आता है वो इसे अच्छे से जानते होंगे। अब क्या है, ये जो लैक्टेट मसल में प्रोड्यूस हुआ है, ये थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली कहाँ जाएगा? ब्लड में। सो मैंने ब्लड को रेड कलर से दर्शाया हुआ है। ब्लड से होते हुए ये वापस लिवर में पहुंचेगा। तो देखिए लिवर में क्या होगा, तो देख सकते हो लिवर में लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्लूकोज रिवर्ट बैक करेगा, ग्लाइकोजन बनाएगा। अब बात ध्यान देने योग्य क्या है, जब ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज मसल में आया, तो इसने 2 एटीपी प्रोड्यूस किए थे ओवरऑल, मतलब नेट 2 एटीपी बनाए थे। मैं नेट एटीपी की बात करूंगा। लेकिन जब लैक्टेट ने ग्लूकोज बनाया तो इसने 6 एटीपी यूज किए। तो सोचिए, जब ग्लूकोज ने एनर्जी दी थी, ठीक है, ग्लूकोज ने जब हमारी बॉडी को एनर्जी दी तब उसने सिर्फ 2 एटीपी बना के दी। लेकिन जब लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज बनाना पड़ा तो हमारी बॉडी को 6 एटीपी लगाने पड़े। ठीक है, तो ग्लूकोज को लैक्टेट बनाने में 2 एटीपी, मतलब आप रनिंग कर रहे हो, जहां वर्कआउट कर रहे हो, तो एटीपी की सप्लाई है तो है, लेकिन कंपैरेटिवली क्या है? स्लो मोड से है। लेकिन जब आप रेस्ट कर रहे हो तो जो लैक्टिक एसिड जहां जम चुका है बॉडी के किसी भी हिस्से में, जिस मसलों को आपने यूज किया है, वापस ग्लूकोज बनाने के लिए वो 6 एटीपी हमसे लेता है। तो ग्लूकोज ने 2 एटीपी हमें दिए और 6 एटीपी लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट बनाने के लिए यूज हो गए। तो ओवरऑल हमें क्या है? 4 एटीपी खुद से देने पड़े, तभी मैंने माइनस लिखा। तो जो लैक्टिक एसिड साइकिल है, जब कोरी साइकिल है, ये साइकिल बेसिकली नेट 4 एटीपी हमसे लेता है। तो वर्कआउट के टाइम पे ये 2 देता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम उस 2 को इस 6 से माइनस कर लें तो पूरे मैकेनिज्म में ग्लूकोज ने हमें 2 दिए, लैक्टिक एसिड बनाने के लिए 6 हमसे ले लिए, तो ओवरऑल इसने 4 बॉडी के यूज भी किए हैं। तो अब बात आती है रेगुलेशन, कि लैक्टिक एसिड साइकिल को कैसे रेगुलेट किया जाता है। होपफुली बच्चे आपको लैक्टिक एसिड साइकिल का पता चला होगा। भाई मैं फिर से दोहरा देता हूँ, लैक्टिक एसिड साइकिल ये बताता है कि जब आप कांस्टेंट एक्टिविटी करते हो तो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड जो है बॉडी के लिए जो है हानिकारक होता है। स्लोली ग्रेजुअली ये लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन होना जरूरी है, और ब्रेक डाउन होकर ये वापस ग्लूकोज बनाता है, ताकि इस वापस ग्लूकोज को आप बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज कर सको। ओवरऑल जो ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड बनना 2 एटीपी हमें देता है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है तो 6 हमसे लेता है। तो 2 इसने दिए और 6 हमसे लिए, तो 6 में से 2 निकालो, ओवरऑल 4 इसने लिए ही लिए हैं।
राइट। अब रेगुलेशन कि लैक्टिक एसिड साइकिल को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसकी रेगुलेशन के लिए दो फैक्टर मैटर करते हैं, एक है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो बॉडी के अंदर से लैक्टिक एसिड साइकिल को मैनेज करता है वो है हार्मोन। पहला है ग्लूकागोन। आपको पता है कि क्या होता है कि जब हमने फास्ट रखा होता है, कुछ नहीं खाया होता, तो बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, यही ग्लूकोज है जो आपके वर्कआउट में काम आता है। तो ये ग्लूकागोन है जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एड्रेनालाइन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो जब हमें स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, तो तब भी ग्लूकोज की डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में देता है ताकि सेल उसे यूज कर सके। इंसुलिन जब आप खाना खाते हो या फिर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया होता है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक करके मसल में दे देता है। तो ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं, अल्टीमेटली ग्लूकोज का आदान प्रदान करते हैं। ग्लूकोज होगा तो ही ग्लाइको ये जो आपका कोरी साइकिल है लैक्टिक एसिड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कोरी साइकिल को रेगुलेट करवाते हैं। तो पहला है एक्सरसाइज एंड सेकंड वन इज न्यूट्रिशन। तो देखिए कोरी साइकिल कब चलता है, जब आपने वर्कआउट किया, लैक्टिक एसिड जमा हुआ। अगर आप वर्कआउट ही नहीं करोगे, एक्सेसिव वर्कआउट, अनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट ही नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली बात है लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, और जब लैक्टिक एसिड ही नहीं बना तो कोरी साइकिल का कोई काम ही नहीं है। देन न्यूट्रिशन, तो जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की डाइट आप लोगे तो कोरी साइकिल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि कोरी साइकिल के लिए ग्लूकोज चाहिए। जितना आप ग्लूकोज रिच फूड खाओगे तो कोरी साइकिल में उतना ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। और जितना आप फैट्स प्लस प्रोटीन, प्लस में लिख सकते हो आर प्रोटीन, ज्यादा खाओगे तो कोरी साइकिल के चांसेस उतने ही कम होते। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज ही है जो कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ना कि प्रोटीन और फैट्स। इसका कोरी साइकिल से डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ये तो मैंने बात की कि भाई कौन से फैक्टर हैं जो कोरी साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इंटरनल में हार्मोन्स आते हैं, एक्सटर्नल में आता है एक्सरसाइज एंड जो है न्यूट्रिशन। नो, अब हम बात करेंगे लास्ट इसके कंसेप्ट के साथ, जैसे डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कोरी साइकिल के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है, नाम ही है कोरीज डिजीज। कोरीज डिजीज क्या हुआ, इट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। देखिए कोरी साइकिल कैसे शुरू होता है कि ग्लूकोज जो है लीवर से निकला हुआ है और मसल में जाके यूज होके लैक्टिक एसिड बना। तो लीवर से ग्लूकोज का निकलना जरूरी है, बट सोचिए अगर ग्लाइकोजन बना हुआ है लेकिन ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज जा नहीं सकता, मसल में ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं, ये कोरी साइकिल ही रुक जाएगा। राइट। तो ये इसे हम कोरीज डिजीज कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें वो वाले एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं वो मिसिंग होते हैं, एबनॉर्मलिटी होती है। दूसरा आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए हम जब वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की कमी। क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि हमारे ब्लड जो है वो लगातार ग्लूकोज मसल को दे रहे हैं, मसल में ग्लूकोज कन्वर्ट होके एटीपी एनर्जी दे रहे हैं, है ना। तो ग्लूकोज ब्लड में लगातार यूज अप हुए जा रहा है, इसे बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया। अगर आप वर्कआउट ही नहीं करोगे, एक्सेसिव वर्क ही नहीं करोगे तो ग्लूकोज यूज ही नहीं होगा। अगर ग्लूकोज यूज ही नहीं होगा तो वो कोरी साइकिल जो जो आपका लैक्टिक एसिड है वो बनेगा ही नहीं, लैक्टिक एसिड बनेगा ही नहीं तो वो कोरी साइकिल में जाएगा ही नहीं। सिंपल सा फंडा यहाँ पर आता है। ये जो ब्लड में ग्लूकोज की कमी होना है, चूंकि ये एक्सरसाइज की वजह से होती है, इसे एक्सरसाइज इंड्यूस ग्लाइकोसीमिया बोला जाता है। देन आता है मैकएग्ले डिजीज। मैकएग्ले डिजीज में क्या होता है, वो वाले एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं वो मिसिंग होते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी एज गुड एज ये वाला जो कंडीशन है। डिफरेंस कहां पर आएगा कि यहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ग्लाइकोजन लगातार स्टोर हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि ग्लाइकोलिसिस जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, वो नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा, और यहाँ पर क्या है कि भाई ग्लूकोज तो मिल रहा है लेकिन ग्लूकोज ब्रेकडाउन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पॉसिबल ही नहीं है। जो एंजाइम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाते हैं वो नहीं हो पा रहे। इसे फिर से समझना, मैं यहाँ से समझाऊंगा। पहली कंडीशन बोलती है भाई ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बन पाएगा, और ये जो कंडीशन है मैं अगले डिजीज की, ये कहता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब ये वाले स्टेप्स नहीं होंगे। तो हमेशा स्टेप्स कौन करवाता है? एंजाइम करवाता है। जब एंजाइम ही नहीं होगा तो स्टेप्स कहां से होंगे? देन लैक्टिक एसिडोसिस। तो कहता है कि भाई अगर फोरी साइकिल नहीं होगा और आप जब भी स्टेनियस एक्टिविटी करोगे तो जब लैक्टिक एसिड जमा तो होगा लेकिन उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड लगातार जमता रहता है, हमें बॉडी में पेन होती है, सर दर्द होता है, फैटिगनेस रहेगी। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मली बॉडी को करवाता है, जो नॉर्मल करवा सकते हैं एंजाइम, वही मिसिंग है। तो लीवर में लैक्टिक एसिड जाएगा ही नहीं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो सोचिए अगर आपके मसल में लैक्टिक एसिड जम चुका है, ये कभी हटे ही ना, तो ये दर्दें कभी जाएंगे नहीं, तो बॉडी को कितना टॉर्चर है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल की अहमियत आपको यही से पता चल जाती है कि आप जब भी कोई एब्रप्ट व स्टेनियस एक्सरसाइज करते हो तो लैक्टिक एसिड जमता है, और लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होना कितना ज्यादा अनिवार्य है। नहीं तो आप स्टेनियस एक्टिविटी कभी परफॉर्म ही नहीं कर सकते अगर कोरी साइकिल नहीं होगा। सोचिए ना, मुझे पता हो कि मैं कोई भी रनिंग नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं रनिंग करूंगा तो लैक्टिक एसिड जमेगा, और अगर लैक्टिक एसिड जम गया तो मुझे दर्दें रहेंगी, वो कभी ठीक नहीं होगा। तो इट मीन्स ये कंडीशनें परमानेंट नहीं है, और परमानेंट क्यों नहीं है? थैंक्स टू द लैक्टिक एसिड साइकिल और कोरी साइकिल। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। होपफुली बच्चे आप इसे गो थ्रू में जाएंगे, अच्छे से समझेंगे। बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकल सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे आपने इसको एक बार गो थ्रू में जाना है। कुछ बच्चे जो इस चीज में कंफ्यूज रहेंगे उसको मैं थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे दूंगा। वो क्या था, मैंने ओवरऑल एटीपी के बारे में बात की, तो मैंने बोला था कि भाई अगर ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड जब बनाता है, क्योंकि आपको तो एनर्जी चाहिए थी, तो वो आपको 2 एटीपी दे रहा था। लेकिन जब लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना था तो वो हमसे 6 एटीपी ले रहा था। तो आप मुझे 2 रुपये दें और मेरे से 6 रुपये ले लें, तो मुझे कितना नुकसान हुआ? क्या मुझे फायदा हुआ? नहीं, मुझे 4 रुपये का नुकसान हो गया, है ना। तो यही ये बॉडी के साथ करता है। ओवरऑल उस वक्त तो हमें ये दे देता है, लेकिन हमसे कहीं गुना ज्यादा वापस एटीपी ले भी लेता है, क्योंकि इसने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। दैट वाज ऑल अबाउट कोरी साइकिल। थैंक यू बच्चे।